नमस्कार। आज के इस नए विस्तृत विश्लेषण में आपका स्वागत है। अच्छा, जरा सोचिए, हमारे घरों के रोजमर्रा के छोटे छोटे फैसलों और मिडिल ईस्ट में चल रहे भयंकर भू राजनीतिक तनाव के बीच क्या कोई सीधा कनेक्शन हो सकता है? बिल्कुल है। और आज हम इसी चौंकाने वाले कनेक्शन को डीकोड करने वाले हैं। ऊर्जा सुरक्षा और हमारी अर्थव्यवस्था को लेकर जो ताज़ा स्थिति बन रही है ना, वो वाकई में बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, हाल ही में हैदराबाद की एक रैली में प्रधानमंत्री मोदी ने कुछ ऐसा कहा जिसने सबका ध्यान खींचा। उन्होंने सीधे तौर पर एक अपील की, 1 साल तक सोना खरीदने से बचें, चाहे शादियों का मौसम ही क्यों ना हो। साथ ही अपने कुकिंग ऑयल और फर्टिलाइजर का इस्तेमाल भी आधा कर दें। अब आप खुद सोचिए, ये कोई आम सलाह तो है नहीं, है ना? ये इस बात का बहुत बड़ा संकेत है कि ग्लोबल लेवल पर आर्थिक स्थिति असल में कितनी गंभीर रूप ले चुकी है। तो आज के इस विश्लेषण में हम जिन मुख्य बातों को कवर करेंगे वो हैं पीएम मोदी की अपील का असल मतलब, इसके पीछे के भू राजनीतिक कारण, अपने मुद्रा और अर्थव्यवस्था को बचाने की जद्दोजहद, हमारे अलग अलग सेक्टर्स की कमजोरियां और आखिर में भविष्य के ऊर्जा सुरक्षा जोखिम। चलिए सबसे पहले बात करते हैं सेक्शन 1 की, पीएम मोदी की अपील। ये राष्ट्रीय संसाधनों को बचाने के लिए एक बहुत ही अभूतपूर्व अनुरोध है। क्या आपको ये सब सुनकर कोविड काल के उन दिनों की याद नहीं आ रही? जी हाँ, ये उपाय कुछ वैसे ही लग रहे हैं। वर्क फ्रॉम होम और वर्चुअल मीटिंग्स पर वापस लौटना, कारपूलिंग करना, पब्लिक ट्रांसपोर्ट या इलेक्ट्रिक गाड़ियों का इस्तेमाल करना, और इतना ही नहीं, माल ढुलाई के लिए ट्रकों की जगह इलेक्ट्रिक रेलवे का इस्तेमाल। 1 साल तक सोने की खरीद पर रोक, विदेशी छुट्टियां और डेस्टिनेशन वेडिंग्स से बचना, और तो और केमिकल फर्टिलाइजर और कुकिंग ऑयल के इस्तेमाल में सीधे 50% तक की कटौती। ये सब महज सुझाव नहीं है, ये एक स्ट्रेटेजिक ढाल है, ताकि हमारे देश से जो भारी मात्रा में अमेरिकी डॉलर्स बाहर जा रहे हैं उन्हें किसी तरह रोका जा सके। अब आगे बढ़ते हैं सेक्शन 2 की तरफ, द जियोपॉलिटिकल कैटलिस्ट, यानी मिडिल ईस्ट से शुरू हुआ डोमिनो इफेक्ट। अब जरा इन घटनाओं के क्रम पर गौर करते हैं। इससे हमें पता चलता है कि अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच का ये विवाद कितनी गहराई तक जा चुका है। देखिए, हाल के हफ्तों में ईरान ने होर्मुज जलडमरू मध्य यानी स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पर पूरे कंट्रोल और प्रतिबंधों से राहत की मांग की थी, जिसे अमेरिका ने साफ तौर पर खारिज कर दिया। ड्रोन हमले लगातार जारी हैं और इमरजेंसी मीटिंग्स के बाद प्रोजेक्ट फ्रीडम प्लस जैसी सैन्य कार्यवाहियों की सुगबुगाहट तेज हो गई है। ईरान में हजारों सैन्य लक्ष्य अभी भी एक्टिव हैं, मतलब सीज़फायर की जो भी उम्मीदें थीं वो फिलहाल टूटती नजर आ रही हैं। ये अब एक ऐसा फ्रोजन कॉन्फ्लिक्ट बन चुका है जिसका खामियाजा पूरी दुनिया को भुगतना पड़ रहा है। और इस पूरे तनाव का सबसे बड़ा और सीधा असर कहाँ दिख रहा है? हॉर्मुज जलडमरू मध्य पर। ये रास्ता लगभग पंगु हो चुका है। ग्लोबल नेविगेशन ट्रैकर से रोजाना करीब 130 एनर्जी शिप्स यानी तेल ले जाने वाले विशाल जहाज गायब हो रहे हैं। मतलब वो अपने ट्रैकिंग सिस्टम बंद करके बिल्कुल अंधेरे में सफर कर रहे हैं। शिपिंग लेन्स का इस तरह अचानक डार्क हो जाना ग्लोबल एनर्जी सप्लाई चेन के लिए एक बहुत बड़ा सीधा खतरा है। अब आते हैं सेक्शन 3 पर, अपनी मुद्रा और अर्थव्यवस्था की रक्षा करना, यानी इस पूरे संकट के जो मैक्रो इकोनॉमिक झटके लग रहे हैं उन्हें समझना। अब यहाँ जो चीज़ सबसे दिलचस्प है ना, वो ये देखना है कि इस वैश्विक संकट पर अलग अलग देशों की मुद्राएं कैसे रिएक्ट कर रही हैं। एक तरफ महंगे तेल आयात की वजह से डॉलर की भारी मांग है, जिसके चलते हमारे भारतीय रुपए पर दबाव आ रहा है और उसकी कीमत गिर रही है। कुछ ऐसा ही हाल थाई बात का भी है, जो क्षेत्रीय आर्थिक तनाव झेल रहा है। लेकिन चीनी युआन मजबूत हो रहा है। ऐसा क्यों? क्योंकि ग्लोबल ऑयल ट्रेड में डी-डॉलराइजेशन का चलन तेजी से बढ़ रहा है, यानी डॉलर की बजाय तेल के व्यापार में युआन का इस्तेमाल ज्यादा हो रहा है। इसे थोड़ा और आसान भाषा में समझते हैं। युद्ध शुरू होने से पहले कच्चे तेल की कीमत लगभग $70 प्रति बैरल के आसपास थी। सब कुछ स्टेबल था, हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट भी कंट्रोल में था। लेकिन अब वर्तमान स्थिति काफी डरावनी है। तेल का लोडिंग प्राइस तेजी से $120 प्रति बैरल की तरफ बढ़ रहा है, और ये हमारी अर्थव्यवस्था के लिए एक बहुत ही स्पष्ट खतरे की घंटी है। 3.1%। जी हाँ, ये आंकड़ा वाकई डराने वाला है। अगर तेल की कीमतें $120 प्रति बैरल तक पहुंच जाती हैं, तो भारत का करंट अकाउंट डेफिसिट उछलकर 3.1% होने का अनुमान है। इसका सीधा सा मतलब क्या है? इसका मतलब है हमारे देश की संपत्ति का एक बहुत बड़ा हिस्सा देश से बाहर चला जाएगा, जो कि किसी भी विकासशील अर्थव्यवस्था के लिए एक जबरदस्त झटका है।
तो ऐसे में आम नागरिक कैसे बच रहा है? असल में फिलहाल हमारी सरकार एक ढाल बनकर खड़ी है। उपभोक्ताओं को बचाने के लिए पेट्रोल और डीजल पर करीब 24 से 30 रुपए प्रति लीटर तक की भारी सब्सिडी दी जा रही है। लेकिन सवाल ये है कि तेल कंपनियों को होने वाला 200 करोड़ रुपए का ये मासिक नुकसान आखिर कब तक झेला जा सकता है? इस सब से सरकार के राजकोषीय घाटे पर भारी दबाव पड़ रहा है। चलिए अब सेक्शन 4 की ओर बढ़ते हैं। सेक्टोरल वल्नरेबिलिटीज एक्सप्लेन्ड, यानी उन क्षेत्रीय कमजोरियों को समझना जिनकी वजह से देश से इतने सारे डॉलर्स बाहर जा रहे हैं। इन आंकड़ों को अगर हम देखें तो हमारी सबसे बड़ी कमजोरी शीशे की तरह साफ हो जाती है। हमारी कुल जरूरत का लगभग 85% कच्चा तेल बाहर से आयात किया जाता है, जबकि हमारा अपना घरेलू उत्पादन सिर्फ 15% है। जरा सोचिए, विदेशी कच्चे तेल पर हमारी ये भारी निर्भरता ही वो मुख्य कारण है कि अगर ग्लोबल मार्केट में तेल की कीमत महज $10 भी बढ़ती है तो उसका सीधा और गहरा असर हमारी अर्थव्यवस्था पर पड़ता है। अब सोने की बात करते हैं, जिसे लेकर पीएम ने अपील भी की थी। वित्त वर्ष 2024 में हमने $58 बिलियन का सोना आयात किया था, लेकिन 2025-2026 के लिए ये अनुमान 71.98 बिलियन डॉलर तक पहुंच गया है। अब देखिए, शादी ब्याह की परंपराओं के चलते लोग सोना तो खरीद ही लगे, मात्रा तो लगभग वही है, लेकिन इंटरनेशनल मार्केट में सोने की आसमान छूती कीमतों के कारण हमारा आयात बिल 24 से 25% तक बढ़ गया है, और ये हमारे विदेशी मुद्रा भंडार को बहुत तेजी से सोख रहा है। और सिर्फ तेल और सोना ही नहीं, अगर हम कृषि और खाद्य क्षेत्रों को देखें तो हम हर साल 10 मिलियन टन यूरिया आयात करते हैं, जिसका बिल $7.68 बिलियन आता है। ग्लोबल कीमतों में उछाल के चलते इसकी सब्सिडी का बोझ 1.71 लाख करोड़ रुपए के तय बजट को भी पार कर रहा है। इसके अलावा हम अपने इस्तेमाल का 60% खाने का तेल यानी एडिबल ऑयल भी बाहर से ही मंगाते हैं, जो लगभग 16 से 17 मिलियन टन है। और ये पूरा का पूरा बिल हमें डॉलर्स में चुकाना करता है, जो हमारी अर्थव्यवस्था की कमर तोड़ रहा है। 31.7 बिलियन डॉलर्स, ये कोई छोटा मोटा अमाउंट नहीं है। ये वो विशाल राशि है जो हमारे करीब 3.2 करोड़ नागरिक विदेशी यात्राओं पर खर्च कर देते हैं। अब आप समझे, यही वो वजह है कि प्रधानमंत्री ने विदेशी छुट्टियों की जगह देश के भीतर ही यात्रा करने और विदेश जाकर शादी करने के बजाय देश में ही डेस्टिनेशन वेडिंग करने की अपील की है, ताकि ये अनमोल डॉलर्स हमारे देश के भीतर ही रहें और हमारी अर्थव्यवस्था सुरक्षित रहें। अब आते हैं हमारे आखिरी सेक्शन यानी सेक्शन 5 पर, फ्यूचर एनर्जी सिक्योरिटी रिस्क। हम जिस गंभीर तनाव के स्तर की ओर बढ़ रहे हैं उसे समझना बहुत जरूरी है। ब्लूमबर्ग के इन ताज़ा अनुमानों पर जरा गौर कीजिएगा। स्थिति काफ़ी चिंताजनक है। मई 2026 तक वैश्विक इन्वेंट्री का तेजी से खत्म होना जारी रहेगा। जून 2026 तक दुनिया भर का तेल भंडार गिरकर सिर्फ 7.6 बिलियन बैरल रह जाने की आशंका है, जिसे एक ऑपरेशनल स्ट्रेस लेवल माना जाता है। और अगर यही स्थिति ऐसे ही चलती रही तो सितंबर 2026 तक इन्वेंट्री गिरकर 6.8 बिलियन बैरल की क्रिटिकल स्कैसिटी यानी बेहद कमी तक पहुंच जाएगी। आपको पता है इस तरह का क्या मतलब है? इसका सीधा मतलब है कि दुनिया भर में तेल की पाइपलाइनों और रिफाइनरियों को मजबूरन बंद करना पड़ेगा। तो यहाँ सबसे जरूरी बात समझने वाली ये है कि मान लीजिए अगर ये युद्ध आज इसी वक्त समाप्त भी हो जाए ना, तो भी फ्यूचर्स मार्केट का अनुमान है कि युद्ध से पहले वाली तेल की कीमतें 2029 से पहले वापस नहीं आने वाली हैं। जी हाँ, 2029। जो भारी आर्थिक नुकसान होना था उसकी नींव आने वाले कई सालों के लिए पहले ही रखी जा चुकी है। और इसी के साथ हम एक बेहद गंभीर और विचार करने वाले बिंदु पर पहुंचते हैं। आज की इस गहराई से जुड़ी हुई दुनिया में जहां सब कुछ एक दूसरे पर निर्भर है, लंबे समय तक चलने वाले इन क्षेत्रीय युद्धों के विनाशकारी प्रभाव से कोई भी घरेलू अर्थव्यवस्था खुद को आखिर कब तक बचाए रख सकती है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको सोचना होगा। खैर, इसी सवाल के साथ आज का हमारा ये विस्तृत विश्लेषण यहीं समाप्त होता है। इस पर जरूर विचार कीजिएगा। हम जल्द ही एक नए और अहम विषय के साथ फिर मिलेंगे।